Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने अपने जो क्लास 10 का चैप्टर 3 था उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम देख रहे थे। उसमें से हम देख रहे थे सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर्स है उनकी टाइप्स कौन सी हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि इफ देन जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो कैसे काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे उसकी दूसरी टाइप के बारे में कि इफ देन एल्स जो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम GW बेसिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो प्रीवियस लेक्चर तो हमने सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर्स थे उनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने इफ देन को देखा था कि इफ देन की जो हमारी स्टेटमेंट है वो कैसे काम करती है। फिर हमने उसकी एक एग्जाम्पल भी करके देखी थी। आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसके अंदर जो दूसरी हमारे पास टाइप है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की वो है इफ देन एल्स, और उसका हम प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। और स्टूडेंट्स फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लूप स्ट्रक्चर्स की बात भी डिटेल से करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है मीन इफ देन एल्स, वो कैसे काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी। इफ देन एल्स को देखने से पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर की मैं सिर्फ डेफिनेशन आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बता देता हूं दोबारा से। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। और स्टूडेंट्स, GW बेसिक के अंदर वी हैव इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन के बारे में लास्ट लेक्चर में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि वो किस लिए यूज की जाती है। आज हम बात करते हैं इफ देन एल्स के बारे में। पहले मैं इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है उसको रीड कर देता हूं, फिर आपको मैं रियल टाइम एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये काम कैसे होता है। So, the keyword else is used to specify two different alternatives with if statement. पहली चीज तो ये याद रखनी है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर if और then का कीवर्ड तो यूज हो रहा है, सिर्फ सेकंड वन के अंदर else का आपका कीवर्ड जो है वो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। मीन वो आपकी if then की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वो यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि else का जो कीवर्ड है वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ कौन सा टास्क को परफॉर्म करता है। Based on the condition, one or two alternatives are executed. और स्टूडेंट्स, इनका मेजर जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपको एग्जांपल याद हो इफ और देन की, तो हमने देखा था कि देन के बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट थी वो एक ही स्टेटमेंट मीन सिंगल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती थी। ऐसा नहीं था कि आप दो स्टेटमेंट्स आपको अवेलेबल हो और उनमें से एक एग्जीक्यूट हो दूसरी ना हो, और पॉसिबल हो कि पहली एग्जीक्यूट हो या दूसरी एग्जीक्यूट हो। ऐसे नहीं होता था, सिर्फ एक ही आपकी जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होती थी। इफ देन एल्स के केस के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती है। मीन अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये आपके इफ देन के केस में नहीं था, वहां पे सिंगल स्टेटमेंट थी और वही एग्जीक्यूट होती थी, उसके अगेंस्ट कोई और स्टेटमेंट आपके पास मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि इफ देन एल्स के केस में आपके पास दो अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं। मीन दो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं कि अगर एक ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी जो फॉल्स वाली है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर आपकी जो भी एग्जीक्यूट होनी है वो हो जाती है, और दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह इस केस के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जो एग्जीक्यूट हो सकती है। इफ देन के केस में आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और उसी ने एग्जीक्यूट होना है, चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं इफ देन एल्स का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे उसकी एग्जाम्पल के बारे में। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स इसका। इफ, फिर आप वो एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखना है अभी हम लिख के भी देखेंगे। देन, फिर स्टेटमेंट। यहां तक तो आपका सिंटैक्स वो सेम है जो इफ देन के केस में हमने यूज किया था। अब यहां पे ऐड करते हैं आप एल्स को। तो एल्स के बाद आपके पास एक और स्टेटमेंट अवेलेबल होती है जो कि आपके पास सिर्फ इफ देन के अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो ये मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा, यही इसका मेजर डिफरेंस है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या इसके सिंटैक्स से आप समझ सकते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है। मीन यहां पे आपके पास एल्स के बाद एक और स्टेटमेंट अवेलेबल होती है। अगर आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन इफ देन के केस में आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अवेलेबल होती है देन के बाद, और वही एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ये बात आपने याद रखनी है। अब करते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स अपीयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ PIA आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। इफ द एज इज बिलो 17, the candidate is not eligible for the post. Otherwise, he or she can appear for test and interview. मीन अगर कैंडिडेट की जो एज है वो 17 ईयर से कम है तो क्या होगा, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर 17 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है और वो टेस्ट और इंटरव्यू दे सकता है।
अब इसका आपने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है GW बेसिक के अंदर बाय यूजिंग इफ देन एल्स की स्टेटमेंट को। तो करते हैं फिर और देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे डिजाइन होगा। तो मेरे साथ आप भी लिखें इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज ये आपको फिर समझ नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, ओपन करें GW बेसिक को और स्टार्ट करें। अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आप सबसे पहली जो लाइन है उसके ऊपर आप रिमार्क्स लिखें, ताकि आपको ये पता हो कि आप कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। इन फ्यूचर आपको ये चीज क्लियर हो कि आपने कौन सा प्रोग्राम लिखा था। मैं यहां पे लिखता हूं, लाइन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हमें क्या चीज इनपुट चाहिए, हमें एज चाहिए। मीन हमने एज को कंपेयर करना है। तो एज इनपुट होगी किससे, यूजर की तरफ से। और आपको पता है कि जब यूजर ने कोई इनपुट देनी हो अपने प्रोग्राम को तो कैसे देता है, इनपुट की आपकी जो स्टेटमेंट है उससे। सो इनपुट डबल कोट्स के अंदर एज इज इक्वल टू, देन उसके बाद मैं लिखता हूं ए में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, ठीक है। ए मैंने यहां मेंशन कर दिया, एंटर किया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर लाइन नंबर 20। अब यहां पे मैं इफ को यूज करता हूं। इफ एज मीन जो ए मैंने रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 17। अब ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 17 का मतलब ये है कि ए की वैल्यू अगर 17 हो या 17 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर 17 से कम होगी तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। सो इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 17, देन किस लाइन नंबर पे चले जाओ, मैं कहता हूं लाइन नंबर 30 पे चले जाओ, एल्स लाइन नंबर 50 के ऊपर। अब ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है मेजर, जो इफ देन और इफ देन एल्स के अंदर है। मीन इफ देन के अंदर आपको सिर्फ देन के बाद जो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही थी और आपने वही स्टेटमेंट लिखी थी, आपको एक ही स्टेटमेंट अवेलेबल थी, वही एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन यहां पे इफ देन एल्स के केस में आपके पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर कंडीशन ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 17 अगर ट्रू होती है तो 30 पे लाइन पे चले जाओ, अगर फॉल्स होती है तो लाइन नंबर 50 पे चले जाओ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफ देन एंड इफ देन एल्स। अब लाइन नंबर 30 पे देखते हैं क्या लिखा है हमने। सो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर कैंडिडेट इज एलिजिबल। आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज भी लिखते हैं वो एज इट इज आपकी आउटपुट में लिखी जाएगी। सो लाइन नंबर 40 के ऊपर मैं लिखता हूं जी, गो टू 60। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि यहां पे गो टू 60 को हमने क्यों यूज किया। गो टू कमांड का आपको पता है कि वो क्या करती है, ब्रांच करती है। मीन जंप करके आपको जो लाइंस को स्किप करके आपको नेक्स्ट लाइंस पे ले जाती है। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर आते हैं, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम यहां पे आपका एंड हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम को जरा फ्लेक्सिबल बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ऐड करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक सिर्फ जो कैंडिडेट है उसकी हमने एज ऐड नहीं करनी, और भी कैंडिडेट्स की एज हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर एक दो लाइंस और ऐड करते हैं और उसके अंदर ये इनपुट देते हैं कि आप और भी एजेस को ऐड कर सकते हैं। सो लाइन नंबर 60 के ऊपर आते हैं और इनपुट का कीवर्ड यूज करते हैं और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूं कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन और ब्रैकेट के अंदर यस स्लैश नो मीन वाई एन, और उसके बाद मैं एक वाई के नाम का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करता हूं, उसके साथ डॉलर साइन लगाता हूं, मीन स्ट्रिंग, मीन आंसर वाई और एन होगा, मीन यस या नो, कि आप और कोई इनपुट देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं देना चाहेंगे तो आपका प्रोग्राम जो एंड हो जाएगा, अगर देना चाहेंगे तो लेट्स सी के क्या होगा। लाइन नंबर 70 पे है, इफ वाई डॉलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में वाई और देन 10। अब यहां पे आपने इफ और देन को यूज कर लिया, आपने यहां पे एल्स यूज नहीं किया, देन 10 और लाइन नंबर 80 पे एंड हो गया। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम की पूरी लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, इसको अच्छी तरह आपने समझना है और फिर इस प्रोग्राम को आप डिलीट करके दोबारा से खुद से लिख के देखें। इसमें माइनर सी चेंज करें, मीन 17 मैंने यहां लिखे, आप 20 कर लें, 18 कर लें, 15 कर लें, ये करके आप देखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट लाइन जो आपकी लाइन नंबर 10 है वो आपसे इनपुट ले रही है एज। आपने ये कहा है कि एज जो है वो अगर 17 या उससे ज्यादा है तो कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर 17 या उससे कम है मीन 17 से कम है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने लाइन नंबर 20 के ऊपर ये चेक करना है कि एज जो है वो 17 या उससे ज्यादा है या 17 से कम है। तो वो हमने चेक किया लाइन नंबर 20 के ऊपर, ए का आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया था, उससे हमने चेक किया, और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है मीन ए जो आपने इनपुट की है एज
वो एज अगर 17 या उससे ज्यादा है तो लाइन नंबर 30 पे हम जो जंप कर गए। पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि 30 पे हम जंप कर गए। 30 पे आप लिखा हुआ कैंडिडेट इज एलिजिबल। अब यहाँ पे कैंडिडेट आपका एलिजिबल हो गया। उसके बाद ये आपको रिजल्ट आ गया। देन आपकी लाइन नंबर 40 के ऊपर लिखा हुआ है गो टू 60। 60 का मतलब है कि लाइन नंबर जो 50 है वो स्किप हो जाएगी। अब लाइन नंबर 50 क्यों स्किप करना चाहते हैं आप? क्योंकि लाइन नंबर 50 आपकी एग्जीक्यूट तब होगी अगर आपकी लाइन नंबर 20 के ऊपर जो एल्स 50 है वो अगर स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है, तब वो आपकी लाइन नंबर जो 50 स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज उसकी फिर जरूरत नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कैंडिडेट एलिजिबल हो चुका है तो फिर आपको लाइन नंबर 50 पे लिखा हुआ है जो कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, उस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने जंप करवा दिया, और जंप के लिए आपको पता है गो टू की आप स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सो लाइन नंबर 40 पे हमने जंप करवाया और 60 पे चले गए, मीन 50 को हमने स्किप कर दिया। 60 पे आगे अभी हम एज्यूम करें कि कैंडिडेट एलिजिबल हो चुका है। 60 पे आगे पूछा जा रहा है आपसे कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। आप अगर नो करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप अगर यस करते हैं तो आपको क्या करेगा, लाइन नंबर 70 के ऊपर आपने देन 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप दोबारा से लाइन नंबर 10 के ऊपर चले जाएंगे। मीन लाइन नंबर 10 के ऊपर लिखा हुआ है इनपुट एज, आप एज आपसे वो दोबारा पूछना शुरू कर देगा। तो इस तरह ये आपका प्रोग्राम जो वो रन होगा। अब अगर सेकंड लाइन के अंदर मैं देखता हूं कि इफ एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 17 नहीं है तो उसने कहा जी कि एल्स 50 मीन कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। अब 50 के बाद आप 60 पे आ जाएंगे, फिर दोबारा आप एज दे सकते हैं, और अगर आपने देनी है तो यस हो जाएगा और लाइन नंबर 10 पे आप चले जाएंगे। नो है तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम की लॉजिक है। अब फ्रेंड्स इस लॉजिक को समझने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था और लास्ट लेक्चर के अंदर भी कहा था कि आप इसका एल्गोरिथम डिजाइन करें। पहले कोशिश करें एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे या फ्लो चार्ट इसका बना लें, फिर आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगी कि आपने किस तरह प्रोग्राम लिखना है, फिर उस प्रोग्राम को आप लिखें। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक प्रोग्राम्स या बेसिक सिंटैक्स लिखना नहीं अभी तक आया तो उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम्स भी इजीली आप लिखना शुरू कर देंगे। और पहली बात, मेरे साथ साथ इसको लिखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप खुद जब लिखने बैठे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसमें इफ देन एल्स की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या काम करती है। तो उसको आपने अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होती है, और आपके जो आगे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर इन स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे, लेकिन वहां पे मैं इसकी डिटेल आपको फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।